ये देखिए दोस्तों, पीजीपी जो है आपका हो चुका है कंप्लीट और अब हम करेंगे आपका स्टडी मटेरियल, जो कि हमारी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि स्टडी मटेरियल तो कवर करना है और सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करा चुका हूं और पेज नंबर 2.29 से हमें क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कशन करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे। Mr. A furnishes the following particulars for previous year 1920. You have to compute the deduction allowable under section 35 for the assessment year 2021 while computing his income under the head profits and gains of business or profession. कुछ नीचे बातें लिखी है, सेक्शन 35 के खर्चे लिखे हैं और आपको बताना है कि इसमें कितना आप पीएनएल में डेबिट करना अलाउ करेंगे। पर्टिकुलर्स amount paid to notified approved Indian Institute of Science Bangalore for scientific research। नहीं समझ आ रहा सर? कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ आपको ये समझ में आ गया कि कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को दिया है। परफेक्ट। अमाउंट पेड टू आईआईटी, अमाउंट पेड टू आईआईटी, आईआईटी को पैसा दिया फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। वेल, एक कंपनी को दिया है जो कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और उसके बाद नीचे दो चीजें आ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया। हालांकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 7.5 लाख का, उसमें 5 लाख रुपए लैंड के ऊपर किया गया है। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस आए हैं, इसका हल बहुत सिंपल सा है, आपको अपने नोट्स को रेफर करना है। जब नोट्स में आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ साइंटिफिक रिसर्च की मैंने आपको टेबल बनाकर दी हुई है। ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ उस टेबल को फॉलो करेंगे और डायरेक्टली जो है आप बताएंगे कितना अमाउंट पीएनएल में डेबिट होना चाहिए। अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 150% अलाउ होगा। अगले साल जो है वो सिर्फ 100% अलाउ होगा। अब यहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो नोटिफाइड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है और वैसे भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आ रहा है, तो यहाँ तो डेफिनेटली 150% अलाउ होगा। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में। आईआईटी को अगर आप पैसा देते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे लिखवाया था आईआईटी के लिए, ये देखिए सेक्शन 35 2AA। नेशनल लेबोरेटरी हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, नेशनल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी हो गया, वहां 150% अलाउ है। नेक्स्ट ईयर तो हर जगह ही 100% अलाउ होगा। तो यहां भी आप क्या करेंगे, यहां भी जो आईआईटी को पैसा दिया इसमें 150% पीएनएल में डेबिट करेंगे। यानी यहाँ 100 लाख की जगह पे 150 लाख, 1.5 लाख रुपए डेबिट करेंगे। यह 2.5 लाख की जगह 3,75,000 पीएनएल में डेबिट करेंगे। यदि आप कंपनी को पैसा देते हैं, एक्स लिमिटेड को आपने पैसा दिया है जो कि साइंटिफिक काम करती है, उनका ऑब्जेक्टिव यही है, कंपनी को पैसा देते हैं तो सिर्फ 100% ही पीएनएल में डेबिट करना अलाउ होता है। पर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए, बताइए बताइए? कंपनी अप्रूव्ड होनी चाहिए ना, कंपनी अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक रिसर्च का होना चाहिए एंड इट शुड बी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो यहाँ 4 लाख रुपए अगर उस कंपनी को देते हैं, अगर आप 4 लाख रुपए उस कंपनी को देते हैं तो आप 4 लाख डेबिट कर सकते हैं। जो आपका लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वहां पर बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। लास्ट पॉइंट कहता है कि इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट करी गई है और उसमें कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपको पता है कि इन हाउस अगर रिसर्च डेवलपमेंट होती है तो उस केस में जो है 150% पीएनएल में डेबिट करना अलाउ होता है। हालांकि लैंड और बिल्डिंग का खर्चा पीएनएल में डेबिट करना अलाउ नहीं होता है। पर इसमें जो है एक कंडीशन और है कि ये जो रिसर्च डेवलपमेंट आप करते हैं इन हाउस, ये सिर्फ कंपनियों के लिए बेनिफिट दिया गया है कि वो अपने पीएनएल में 150% डेबिट करेंगे। और यहाँ जो आपका क्वेश्चन आया है उसमें सब कुछ सेम है, बट यहाँ मिस्टर ए लिख दिया, यानी कंपनी तो नहीं है। तो क्या कंपनी अगर नहीं होगी तो क्या एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती क्या रिसर्च डेवलपमेंट में? जी हाँ, कर सकते हैं, पर उस केस में जो है 150% ही 100% ही डेबिट होएगा। कौन कौन से सेक्शन में होगा? सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 और जो है आपका क्लॉज 4 में जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट होगा। यानी आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करी है अपनी कंपनी में, इन हाउस करी है भले ही, बट कंपनी आप नहीं हो, इसलिए आप 150% डेबिट नहीं कर सकते। बस ये रूल लग गया है। और बाकी कितना कितना कर सकते हैं डेबिट वो हमने डिस्कस कर लिया।
जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, IITs हैं, वो सब तो जो है 150% डेबिट कर सकते हैं, पर नेक्स्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर 2021 से वो भी 100% डेबिट कर पाएंगे और आपको जो है याद करने की रिक्वायरमेंट हट जाएगी मई 2021 नवंबर 21 से। जहां पर भी दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% डेबिट करो, काम खत्म, याद ही नहीं करना पड़ेगा, अभी तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशंस Mr. A commenced the operations of a business of setting up a warehousing facility for storage of food grain, sugar and edible oil. ध्यान से पढ़ लीजिए सर, कहाँ इशारा कर रहा है आपको पता लग गया होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस की तरफ इशारा कर रहा है। क्या आपको पता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस जो है किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, हमें पता है। आप जो है अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आप बनाते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर शुगर के लिए, तब तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। यानी किसके लिए बनाया जाएगा तभी स्पेसिफाइड बिजनेस होगा, वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलेगा कि आप बोलेंगे अच्छा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाई है तो ये जो है हमेशा स्पेसिफाइड बिजनेस ही कहलाएगा। जी नहीं, फूड ग्रेन और शुगर के लिए अगर बनाई है तो स्पेसिफाइड बिजनेस है, एडिबल ऑयल के लिए बनाई है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं भी है। और ये जो आपने कमेंट्स करे थे ऑपरेशन 1 अप्रैल 2019 को कमेंट्स करे थे। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 80 लाख रुपीज, 60 लाख रुपीज एंड 50 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली कि फूड ग्रेन के लिए कितना, शुगर के लिए कितना, एडिबल ऑयल पर कितना खर्चा किया, उनकी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए कितना खर्चा किया। ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 19 टू मार्च 19 exclusively for the above businesses and capitalize the same in the books of accounts as on 1 April 2019। बहुत ही जबरदस्त चीज इन्होंने करी है, मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले खर्चा करा, बिजनेस शुरू होने के बाद उसे कैपिटलाइज कर दिया। द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स इज 50 लाख, 40 लाख एंड 30 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। यानी जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है लैंड बिल्डिंग का मिलाकर, उसमें लैंड का खर्चा कितना है वो बता दिया कि इस 80 लाख में जो है 50 लाख लैंड है, इन 60 लाख में जो है 40 लाख लैंड है, इन 50 लाख में जो है 30 लाख लैंड का खर्चा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख रुपीज, 15 lakh and 10 lakh respectively for the extension reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above businesses। यानी कि आपको समझ में आ गया कितना लैंड के लिए किया खर्चा, कितना बिल्डिंग के लिए करा और कितना उसको और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए खर्चा किया। यू हैव टू कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 and the loss to be carry forward assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions specified for claiming of deduction under section 35AD and has not claimed any deduction under chapter 6A, जिसे बोलते हैं ना डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, वहां भी उसने कोई डिडक्शन नहीं ली इन खर्चों की, तो बताइए कि कितना जो है आप लोग यहां पर उसे पीएनएल में डेबिट करने देंगे। साथ ही में ये भी बता दिया उसके नीचे बता दिया the profits from the business of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar, edible oil before claiming deduction under section 35AD and before claiming any depreciation under section 32। आपका जो असेसमेंट ईयर 2021 है उसकी जो इनकम दे रखी है तीनों बिजनेसेस से, तीनों वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेटअप करी, उससे रेंटल आएगा, लोगों का जो है स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज कर पैसा कमाएंगे, तो 16 लाख, 14 लाख, 31 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 31 लाख का प्रॉफिट आया है तीनों से रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले से कितना, दूसरे से कितना, तीसरे से कितना, फूड से कितना, शुगर से कितना, एडिबल ऑयल से कितना, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो एज्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड द पेमेंट्स आर मेड बाय अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। यानी सारी पेमेंट जो है वो जो है बैंक अकाउंट से की गई है, अकाउंट पे चेक से करी गई है, यानी आप उसे डिसअलाउ नहीं कर सकते, अलाउ कर सकते हैं। अब बताइए कि इनकम आप कैसे निकालेंगे। दोस्तों जो भी प्रॉफिट आए हैं, जो भी इनकम आई है उसे तो आप यहां पर शो करेंगे। इनकम यहां पर आ रही है 31 लाख रुपए की, एडिबल ऑयल बिजनेस से 31 लाख की इनकम आ रही है, और जो एडिबल ऑयल बिजनेस है वो 35AD में नहीं आता है। अब यहां देख सकते हैं वेयर हाउस बनाना तो आता है पर वेयर हाउस
फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड शुगर आता है, एडिबल ऑयल नहीं आता है। एंड एडिबल ऑयल इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो वहां जो इनकम आई है उसमें तो जैसे नॉर्मल पीजीबीपी इनकम निकलती है उस बिजनेस की आप वैसे पीजीबीपी इनकम निकालेंगे, राइट। 31 लाख रुपए माइनस डेप्रिसिएशन आप कर सकते हैं, लैंड पर तो डेप्रिसिएशन माइनस होता नहीं है, आप लोग बाकी एक्सपेंडिचर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उस पर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। सर कहाँ कहाँ लिखा है खर्चा किया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपका एडिबल ऑयल है उसके लिए 50 लाख रुपए का यहाँ पर दे रखा है, 50 लाख रुपीज का खर्चा किया है लैंड प्लस बिल्डिंग पे। उसमें जो है 30 लाख रुपए जो हैं वो आपके लैंड के हैं। तो क्या आप ये 30 लाख को माइनस करेंगे या नहीं करेंगे मुझे बताइए आप। 50 लाख का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिबल ऑयल के ऊपर किया गया है, जिसमें 30 लाख रुपीज लैंड के हैं और लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता और ना ही एडिबल ऑयल जो है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, तो उसमें तो नॉर्मल तरीके से हम प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे हैं। यानी ये इनकम आई, इसमें से चलो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं जो इनकम टैक्स में अलाउड है। तो डेप्रिसिएशन किस पर मिलता है, बिल्डिंग पर। बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 20 लाख रुपीज, मतलब 50 लाख का टोटल खर्चा, 30 लाख उसमें लैंड का खर्चा है, तो 20 लाख आ गया बिल्डिंग का खर्चा है, और 10 लाख रुपए का और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है, तो 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया 30 लाख रुपीज का, उसका 10% जो है यहाँ पर अलाउ होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बिल्डिंग कमर्शियल होती है उस पर 10% रेट पर डेप्रिसिएशन लगता है। और ये जो है आपकी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी नॉर्मल बिजनेस से, जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। यदि आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं, नॉर्मल बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम वाला बिजनेस करते हैं, तो सबकी अलग अलग हर बिजनेस की इनकम निकलेगी। समझ रहे हैं आप, हर बिजनेस की आप अलग अलग इनकम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम लॉस निकालने का, तो उसमें कितनी इनकम आई है फूड ग्रेन से वो दे रखा है, शुगर से कितनी इनकम आई है आपके क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे नीचे दे रखा है 16 लाख एंड 14 लाख। साथ ही में जो आपका सेक्शन 3580 है वो कहता है कि आप जो है अपनी सेल्स में से, रेवेन्यू में से माइनस कर सकते हैं सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉस बुक कर सकते हैं। तो ठीक है सर हम कर लेंगे, पर साथ में वहां पर एक चीज और लिखी गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो साथ में यहां पर एक चीज और लिखी गई है जो मैंने आपको यहां करवाई भी थी। 35AD में लैंड जो है, लैंड का खर्चा माइनस नहीं होता है। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हम देखेंगे सबसे ऊपर क्वेश्चन में जो आ रहा है आपके 80 लाख रुपीस का खर्चा किया गया है फूड के लिए और 60 लाख का किया गया है शुगर के लिए। वेयर हाउस को सेटअप करने के लिए जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें जो है पहले वाले में 80 लाख में 50 लाख रुपीस तो लैंड का खर्चा है और दूसरे 60 लाख में 40 लाख जो है वो लैंड का खर्चा है। तो यहाँ पर आप 80 लाख में से लैंड का खर्चा हटा देंगे फूड ग्रेन के लिए और यहाँ पर जो है 60 लाख में से आप 40 लाख हटा देंगे लैंड का खर्चा शुगर के लिए, और ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर भी किया, ये तो आपका था बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, जिसकी डिडक्शन आपको मिलेगी जिस ईयर में बिजनेस कमेंस करेंगे। और जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया वो तो सीधा सीधा अलाउ हो जाएगा, हाँ लैंड पर अलाउ नहीं होएगा। तो ये तो उन्होंने बिल्डिंग के लिए किया है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आप सीधा ही डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन लेने का नहीं, डायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने का। और जैसे ही आप माइनस करेंगे आपके पास जो है टोटल डिडक्शन जो है इतनी आएगी, और जब इनकम से डिडक्शन माइनस करेंगे तो आपके पास लॉस आएगा। इस लॉस को आप आगे कैरी कर सकते हैं और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। और अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे, बट आपको मैं बता देता हूं कि जब भी आप ऐसी चीजें करें, ऐसे क्वेश्चंस करें, तो उसमें नोट्स में आप अपने प्रोविजंस को लिखकर आ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और टाइम कम है तो आप सिर्फ ये टेबल बनाकर भी आ सकते हैं जो इसमें लिखा है, उतना भी कर आएंगे तो आपके ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, एक आधा नंबर हो सकता है कट जाए, डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनर टू एग्जामिनर। पूरा लिख कर आएंगे, नोट्स भी लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली टेबल बनाकर भी अपना आंसर लिख कर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, मेरे साथ आप पढ़िएगा। मिस्टर सूरज अ प्रोपराइटर commenced ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ न्यू 3 स्टार होटल, और जो होटल है 2 स्टार या उससे ज्यादा वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है।
मदुराई तमिलनाडु में स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया। उन्होंने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा जनवरी 19 से लेकर मार्च 19 तक, यानी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले इनकर करा, जो कि एक्सक्लूसिवली जो है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए किया गया था, 50 लाख रुपए का खर्चा। उसके बाद जो है इन्होंने इसको कैपिटलाइज कर लिया 1 अप्रैल 19 को। फर्दर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 उन्होंने उस साल भी, जिस साल बिजनेस स्टार्ट करा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 करोड़ का किया, जिसमें 1.5 करोड़ लैंड के ऊपर किया गया था। और लैंड का खर्चा जो है वो पीएनएल में डेबिट करना अलाउ नहीं किया जाता, ना ही लैंड पर डेप्रिसिएशन मिलता है। आपको जो है पीजीबीपी इनकम निकालनी है, एज्यूमिंग कि उसने सारी कंडीशन जो दे रखी है 35 एडी में उसे फुलफिल किया है और उसने कोई एडिशनल डिडक्शंस भी नहीं ली है, क्योंकि एक बार आप 100% पीएनएल में डेबिट कर लेते हैं तो उस खर्चे का किसी और सेक्शन में डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। द प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज 25 लाख रुपीज, यानी डिडक्शन से पहले के प्रॉफिट दे रखे हैं। एज्यूम दैट ही ऑल्सो हैव अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ 4-स्टार होटल, यानी कि स्पेसिफाइड बिजनेस और है इन कोयम्बटूर, जो उसने कमेंस किया था कई साल पहले, यानी 12 साल पहले कमेंस किया था, और उससे इसको जो है 120 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, करीब 1.2 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है असेसमेंट ईयर 2021 में। आपको एज्यूम करना है कि सभी एक्सपेंडिचर जो है अकाउंट पे चेक से करे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करे गए हैं, और आपको जो है इसकी इनकम निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, इससे तो सिंपल आ ही नहीं सकता। 25 लाख का प्रॉफिट दे रखा है आपके होटल स्टार 3-स्टार होटल से, उसमें से जो है आपको पता है कि 50 लाख रुपए का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले किया है, तो वो तो आप माइनस कर सकते हैं। और साथ में जो है 2 करोड़ का जो खर्चा करा है उसमें 1.5 करोड़ का लैंड का खर्चा है जो माइनस नहीं कर सकते, तो बाकी 50 लाख और माइनस कर सकते हैं। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने बिजनेस शुरू होने से पहले करा या बिजनेस शुरू होने के बाद उस पर्टिकुलर ईयर में किया, वो सारा का सारा खर्चा आप यहाँ माइनस करेंगे लैंड को छोड़ के, और जब इनकम से आप सारा खर्चा ही माइनस करेंगे तो आपके पास ढेर सारा लॉस आएगा। हालांकि दूसरे बिजनेस से, सिमिलर स्पेसिफाइड बिजनेस से ही, चाहे कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस हो, स्पेसिफाइड बिजनेस होटल का ही है इस केस में, उससे 120 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, तो यहां से वो एडजस्टमेंट करी जा सकती है, जिसे हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में करेंगे। और ये जो है आपका पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट के बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको ये वाली अब क्लास अटेंड कर रहे हैं और अभी आपको लग रहा है कि मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को और समझने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सारे के सारा पीजीबीपी का जो चैप्टर हो चुका है उसकी एक बार या 2 बार अच्छे से रीडिंग लगाएं, एक एक कॉन्सेप्ट की। एग्जाम्पल जो मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको उसमें करवाए हैं, आपके नोट्स में कराए हैं, उसे भी ध्यान से पढ़ें, सारे प्रोविजंस की स्टडी करें, और फिर जो है आज की क्लास में आप आएँ। जब बारीकी से प्रोविजंस आते होंगे तो क्वेश्चंस आपको लगेंगे हल्के में निकालने हैं, वरना क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। किसी और ऑथर की आप बुक कर रहे हैं, कोई आरटीपी का क्वेश्चन पास्ट ईयर का पेपर कर रहे हैं, कहीं एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं और उसमें आपको ट्रिक की चीज़ें मिलती है तो उसे करें, एक्सपेरिमेंट करें, अपने प्रोविजंस को इस्तेमाल करें, टेस्ट करें कि मेरी जो नॉलेज है उसे मैं अप्लाई करता हूँ अलग अलग सिचुएशन में तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, और उससे फिर आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते रहेंगे। उसे आप जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप कॉपी में ही नोट डाउन कर सकते हैं और आपकी एक मास्टर कॉपी तैयार हो जाएगी एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, मिस्टर अर्नव is a proprietor having 2 units. Unit A carries the specified business of setting up and operating a warehousing facility for storage of sugar, and Unit B carries on non-specified business of operating a warehousing facility for storage of edible oil, because edible oil is not your specified business, not an agriculture produce. तो यूनिट ए जो है स्पेसिफाइड बिजनेस है, यूनिट बी स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। यूनिट ए को कमेंस किया था 1 अप्रैल 18 में, और 100 लाख की डिडक्शन तब ली होगी फॉर द परचेज ऑफ 2 बिल्डिंग्स फॉर 50 लाख रुपीज ईच। डेफिनेटली ये बिल्डिंग जो है अपने शुगर फैसिलिटी ऑपरेट करने के लिए ली होगी। सेक्शन 35 एडी में आपने डिडक्शन ले ली थी पिछले साल, असेसमेंट ईयर 1920 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 में ले ली थी। हावेवर फरवरी 20 में यूनिट ए आपने यूनिट बी को ट्रांसफर कर दी, तो बताइए क्या होगा भाई। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो एसेट लेते हैं जिस पर आप 100% पीएनएल में डेबिट कर लेते हैं, डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, और अगर आप उसे 8 साल तक यूज नहीं करते,
8 ईयर्स तक आप यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे, तो उस केस में जो है जितना डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए था वो तो अलाउ होगा, बाकी जो है आपकी इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि जो डेबिट किया था तो आपको अब इनकम क्रेडिट करनी पड़ेगी ताकि आपका P&L बैलेंस हो जाए। पिछले साल आपने 50 लाख डेबिट कर लिए थे, नेक्स्ट ईयर आपने जो है इसको नॉर्मल बिजनेस में यूज करने स्टार्ट कर दिया एसेट को, तो उस 50 लाख पर 10% का डेप्रिसिएशन तो अलाउ होगा, क्योंकि वो नॉर्मली होता है। एक साल बीत चुका तो 50 लाख में से 5 लाख तो माइनस करना अलाउ होना ही था। बाकी जो 45 लाख आप अतिरिक्त डेबिट कर चुके हो पिछले सालों में, वो इस साल में आपने कंडीशन को ब्रीच करा है, तो वो आपके P&L में अब क्रेडिट होगा। बात समझे आप? ये चक्कर है सर, ये चक्कर है। और जो है 45 लाख पर आप करेंट ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्वेश्चन 11 के बाद आपका आ रहा है क्वेश्चन 12, बहुत आगे जाकर आ रहा है, आ गया क्वेश्चन 12। X Limited contributes 20% of basic salary to the account of each employee under the pension scheme referred to under section 80 CCD, जो कि एक न्यू पेंशन स्कीम है, और ये हम डिडक्शन के चैप्टर के साथ करेंगे। पेंशन स्कीम का मतलब होता है जहां पर एक स्कीम में एम्प्लॉयर पैसा डालता है, एम्प्लॉय पैसा डालता है, और उसके बाद अगर एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको वो पेंशन मिलती है। 60 साल के बाद रिटायर होगा तो पेंशन मिल जाती है। तो वहां पर जो है एक्स लिमिटेड जो एक कंपनी है वो 20% बेसिक सैलरी का पेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। डियरनेस अलाउंस जो है 40% है बेसिक सैलरी का, जिसे बोलते हैं महंगाई भत्ता, कि महंगाई को कंपनसेट करने के लिए कुछ अमाउंट दी जाती है, तो वो बेसिक सैलरी का 40% है। एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय को इसका पैसा मिलता है। रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन करने के टाइम हम डियरनेस अलाउंस को इंक्लूड करते हैं। आपको जो है बताना है कितना डिडक्शन अलाउ होगा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में, क्लॉज 4A में, इफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज एग्रीगेट टू 10 लाख रुपीज, मतलब एक एम्प्लॉय की नहीं, सभी एम्प्लॉय जितने भी हैं उनकी सैलरी का टोटल दे रखा है 10 लाख। वुड डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 बी अट्रैक्टेड, एंड इफ सो व्हाट एक्सटेंट। ये जो चीजें हैं आपको ना 80 CCD करने के बाद समझ में आएगा। जो भी बेसिक सैलरी होती है उसमें डियरनेस अलाउंस है, टोटल आ गया। आपका जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 2 लाख रुपए। पर जब आप सेक्शन 80 CCD देखेंगे तो वहां पर जो परमिशन दे रखी है वही परमिशन जो है सेक्शन 36 में दे रखी है, यानी जो 80 CCD में लिखा है कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है मैक्सिमम, वही बात सेक्शन 36 में लिखी है कि आप कितना क्लेम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भले ही आप 20% बेसिक का दें, बट आपके जो एक्ट है उसमें लिखा है कि एम्प्लॉयर जो है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस, अगर डियरनेस अलाउंस जो है सैलरी का पार्ट बनता है तो बेसिक प्लस डीए का 10% डेबिट कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिक है 10 लाख रुपए, डीए है इसका 40% 4 लाख रुपीज, टोटल 14 लाख रुपए आ रहा है, और उस 14 लाख का 10% 1,40,000 अलाउ कर सकता है। इसने जो है बेसिक सैलरी का 20% अलाउ करने की कोशिश करी है, डालने की कोशिश करी है, तो डाल तो सकता है पर P&L में इतना डेबिट कर सकता है, बाकी 60,000 का डिस अलाउ हो जाएगा। और यही बात मैं आपको डिडक्शन के चैप्टर में दोबारा से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ मूव करते हैं आगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है। डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट्स टू द अकाउंट ऑफ रेजिडेंट पेई इन द मंथ ऑफ मार्च 20 विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। What would be the consequence of non-deduction of tax at source by Delta Limited on these amounts during the financial year 1920? और next year वाले जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो 2021 मान सकते हैं। Assuming that the resident pays in all the cases mentioned below have not paid the tax if any which was required to be deducted by Delta Limited, यानी कि जिसको पैसा दिया उसने भी अपनी इनकम में शो नहीं करा और ना ही गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, और हम लोग तो टैक्स काटना भूल गए। तो यदि हम रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और टैक्स नहीं काटते तो 30% P&L में हम अलाउ नहीं कर पाएंगे एक्सपेंस को, यानी कि हमने जो भी पैसा दिया, एम्प्लॉयज को हमने सैलरी दी, क्रेडिटेड एंड पेड बाय मार्च 20, बहुत अच्छी बात है सर, और साथ में हमने डायरेक्टर्स को पैसा दिया, रेम्यूनरेशन दी, क्रेडिटेड एंड पेड इन, जो भी है मार्च 20 में क्रेडिट करा, पे किया अप्रैल 20 में, कोई बात नहीं क्रेडिट तो कर लिया ना, उनको क्रेडिट कर लिया है।
मतलब उनको पैसा दे दिया है और आपने क्या नहीं किया, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो पहले आप सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज जो है 1A जो है उसका आप सारे प्रोविजन लिखकर आ सकते हैं। समझाएंगे कि कैसे 30% अलाउ नहीं होता, उसके बाद आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाकर लिखेंगे कि ये जो एक्सपेंस है जी आपको टीडीएस काटना चाहिए था इन सेक्शन में, सेक्शन नंबर बाद में करेंगे टीडीएस के चैप्टर में, ये अमाउंट पे करी गई है 30% डिसअलाउ कर देंगे, टोटल इतना डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर की जो रेमुनरेशन है इन्होंने क्रेडिट करी थी पिछले साल, तो टीडीएस भी पिछले साल काटना चाहिए था, नहीं काटा तो पिछले साल तो आप जो 30% है उसको डिसअलाउ करेंगे, चाहे ड्यू डेट तक आपने जमा क्यों ना करा दिया हो, पर आपने डिडक्ट ही नहीं करा पिछले साल, उस केस में पिछले साल डिसअलाउ हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर अगर आप यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, नेक्स्ट ईयर अगर आप डिडक्ट करते हैं और जमा कराते हैं तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने काटा, नेक्स्ट ईयर जमा कराया, तो फिर नेक्स्ट ईयर ही वो अलाउ होएगा। अगर इन्होंने टीडीएस काट पिछले साल लिया होता जिस साल कटना चाहिए था और जमा फिर आईटीआर तक कराते तो काम चल जाता, बट यह इन्होंने काटा ही बाद में। साथ ही में जो है आप इस प्रोविजन को भी लिखेंगे कि अगर हम तो काटना भूल गए टैक्स, बट सामने वाला जो पेई है, पेयर जो पैसा देता है, पेई जिसको मिलता है, सामने वाला बंदा अपनी रिटर्न में शो कर देता है, और रिटर्न जो है सेक्शन 139 में फाइल करते हैं, जो रिटर्न वाले चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे, अभी आया नहीं है वो आएगा। अपनी रिटर्न में सारी इनकम को दिखाते हैं, उस पर टैक्स पे करता है, तो उस केस में भी दिक्कत नहीं है, हम लोग तब भी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आओ देखें। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 द फॉलोइंग पेमेंट्स एक्सपेंडिचर वर मेड incurred by Mr. Yuvan Raja, a resident individual whose turnover during the year ended 31st March 20 कर लेना सर, ये पुराने का दे रखा है, अच्छा पिछले साल का ही दे रखा है, ओके 99 लाख रुपीस। तो पिछले साल का टर्नओवर गिवन है 99 लाख रुपीस का। करेंट ईयर में जो है इंटरेस्ट जो है 45,000 का उसने पे करा है रहमान एंड कंपनी को, जो कि एक रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, पर उस पर उन्होंने टीडीएस नहीं काटा। उन्होंने 3 लाख रुपए पे करा है सैलरी टू रेजिडेंट इंडिविजुअल विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। उन्होंने जो है कमीशन पे करा 16,000 का विद्यासागर को, जो कि एक रेजिडेंट है, और 2 जुलाई 19 को किया, जो कि 1920 ईयर में आता है, उस पर भी टीडीएस नहीं काटा। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि भाई इन्होंने टर्नओवर दिया क्यों है 99 लाख रुपीस का। तो दोस्तों आपको पता है कि जो टर्नओवर होता है, अगर 100 लाख से कम का टर्नओवर है हमारा करंट ईयर में, तो हमें ऑडिट नहीं करवाना होता। अगर हमारा पिछले साल टर्नओवर 100 लाख से कम रहा होगा तो हमें पिछले साल भी ऑडिट नहीं करवाना पड़ता होगा, राइट। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि जब हम टीडीएस का चैप्टर करेंगे, जो अभी हमने नहीं किया है, तो वहां पर एक प्रोविजन है जो कहता है कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टीडीएस काटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है अगर उन्हें पिछले साल ऑडिट नहीं करवाना था। यानी जिन्हें अपना ऑडिट करवाना होता है उन्हें ही टीडीएस काटना होता है, अगर वो इंडिविजुअल या हफ हैं। भाई कंपनी है तो उसे काटना ही होगा, चाहे ऑडिट करवाना हो ना करवाना हो, पर जो इंडिविजुअल हफ है उन्हें बेनिफिट दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर ये जो इन्होंने पेमेंट करी, अगर इन्हें टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन नहीं थी और ये पेमेंट कर रहे हैं और टीडीएस नहीं काट रहे हैं, तो क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? बताइए। पिछले वाले एग्जाम्पल में डेल्टा लिमिटेड थी, इसमें जो है इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल में टीडीएस के कुछ प्रोविजंस आते हैं जो बाद में आपको सिखाए जाएंगे। हालांकि अगर आप सैलरी की पेमेंट करते हैं तो चाहे आपको ऑडिट करवाना हो या ना करवाना हो, सैलरी की पेमेंट में हमेशा टीडीएस कटता है। ये दो चीजें जो है टीडीएस के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि ये प्रोविजंस आपको अभी समझ में आ गए हैं तो यहाँ यही लिखा है नीचे, देखिए कि जो आपको सैलरी पेमेंट करनी है वहां तो आपको काटना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं काटेंगे तो 30% अमाउंट डिसअलाउ होगी। बाकी जो कमीशन वगैरह है और चीजें जो है, इंटरेस्ट वगैरह जो है यहाँ पर आ रहा है 194A का, क्योंकि वहां पर इन्हें ऑडिट नहीं कराना था पिछले साल में, तो करंट ईयर में जो है टीडीएस काटने की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ेगी, ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। और इसीलिए जब टीडीएस काटना नहीं तो डेफिनेटली क्यों काटेंगे भाई, कमीशन के केस में भी वही आएगा। ये जो है टीडीएस के चैप्टर के बाद आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब टीडीएस का नहीं करा, इन्होंने टीडीएस वाला प्रोविजन दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है एक छोटा सा। अ फर्म पेड 7,50,000 एज रेम्यूनरेशन टू इट्स पार्टनर्स इन प्रीवियस ईयर 1920 इन अकॉर्डेंस विद इट्स पार्टनरशिप डीड एंड इट हैज बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन अलाउेबल एज डिडक्शन। भाई अगर आपके बुक प्रॉफिट आपके 10 लाख रुपीज के आ रहे हैं
तो पहले 3 लाख तक 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, तो डेफिनेटली 2,70,000 रुपीज ही हायर होंगे, तो 2,70,000 तक आप दे सकते हैं रेमुनरेशन। और 3 लाख के ऊपर जो बाकी बच गया है 7 लाख रुपए, उस पर 60% कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा करीब करीब 4,20,000। तो टोटल आप इतनी रेमुनरेशन दे सकते हैं, बट आपने 7,50,000 की रेमुनरेशन दी है, यानी जो 60,000 एक्स्ट्रा दी है वो सेक्शन 40 क्लॉज बी में डिसअलाउ होगी। और इसका सब क्लॉज याद करना चाहे तो कर सकते हैं, सब क्लॉज 5th है, 40 भी लिख देंगे तो भी बहुत रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 16 एक और नई इलस्ट्रेशन आ रही है, जिसमें है राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं, उनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 7 लाख रुपए का। बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, 7 लाख का प्रॉफिट है, डिडक्शन नहीं लिए जो नीचे गिवन है। सैलरी ऑफ 20,000 दोनों पार्टनर को मिलेगी, हर महीने मिलेगी, दोनों ही वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पार्टनरशिप डीड ने ऑथराइज किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड ऑथराइज नहीं करेगी तो हम पीएनएल में डेबिट नहीं कर पाएंगे। डेप्रिसिएशन जो है प्लांट एंड मशीनरी पर सेक्शन 32 का निकाल कर दिया है 1.5 लाख रुपए का, आपने अभी क्लेम नहीं करा है, क्लेम कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट है कैपिटल पर वो 15% पर एनम का है, जो कि डीड में लिखा हुआ है। एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख रुपीज। आपको निकालने हैं, बुक प्रॉफिट निकालने हैं और बताना है कितना जो है आप अलाउ कर सकते हैं सैलरी का खर्चा असेसमेंट ईयर 2021 में या फिर प्रीवियस ईयर 1920 में एज पर सेक्शन 40 क्लॉज बी। दोस्तों पहले आपको बुक प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, तो बुक प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको पीजीबीपी कैलकुलेट करना है भाई सारे खर्चों के बाद। बस आप जो है एक्सेसिव इंटरेस्ट डेबिट मत करना जो अलाउ नहीं किया हुआ है, और रेमुनरेशन तो निकालनी है तो उसे भी डेबिट नहीं करना। उसके अलावा आप सब चीजें डेबिट कर सकते हैं, वो आपके बुक प्रॉफिट होते हैं। यानी 7 लाख में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जो इंटरेस्ट है वो भैया 12% तक तो इंटरेस्ट अलाउ होता है, 12% से ज्यादा अलाउ नहीं होता है। तो भले यहाँ पर आपको 15% लिखा हो, आप 12% तक अलाउ कर सकते हैं, तो वो आप माइनस कर लेंगे और ये आपके बुक प्रॉफिट आएंगे, जिस पर आप कैलकुलेट करेंगे कि सैलरी कितनी डेबिट करी जा सकती है। पहले 3 लाख तक आप कैलकुलेट करेंगे 1.5 लाख, ये 3 लाख का 90% विच एवर इज हायर। और 3 लाख के बाद जो 1,90,000 और आ रहा है उस पर 60%, तो आएगा वो 1,14,000। टोटल करेंगे 3,84,000 इनकी सैलरी निकल कर आएगी। और एक्चुअली में सैलरी कितनी पे करी है? एक्चुअली में 20,000 रुपए 2 पार्टनर्स को पे करी है 12 महीने की, तो 4,80,000 पे करी है। और आप कितनी डेबिट कर सकते हैं मैक्सिमम जो निकल कर आई है? सेक्शन 40 क्लॉज बी में निकाला है आपने यहाँ पर निकाला है 3,84,000, तो उतना ही आप डेबिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा डेबिट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। प्रोविजंस आते हैं तो कुछ नहीं है, प्रोविजंस नहीं आते तो बहुत मुश्किल है सर। जिसको प्रोविजन अच्छे से आते हैं 4-5 बार पढ़ लिया, उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है, उसे ऐसे ही टाइम पास करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर है। आपको जो है जितना आसान हो सकता है उतनी आसान भाषा में सब कुछ समझा दिया और नोट्स भी करवा दिए। अब आपका फर्ज है कि उन नोट्स को घोल कर पी जाना है और सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। और कुछ एक्स्ट्रा बातें मिली, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिले, आरटीपी के मिले, अदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले, सबको कर जाना है। जितना करेंगे, जितना इंडेप्थ पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो प्रोविजंस की एप्लीकेशन जैसे आती रहेगी ना, आपके जो है कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। और आपको अगर सेक्शन नंबर भी याद नहीं है तो भी आप कम से कम पेपर पास कर लेंगे, एग्जामिनेशन तो ले ही आएंगे। सेक्शन नंबर भी यार याद कर लो, क्या दिक्कत है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, दिक्कत क्या है? जैसे 40 क्लॉज भी रिपीट हो गया तो बार बार रिपीट हो गया बुक प्रॉफिट का, तो याद कर लो उसे। सेक्शन 36 अगर खर्चे का बार बार आ गया, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का बार बार आ गया, सेक्शन 35 ईडी आ गया, याद कर लो यार उन्हें, क्या नुकसान है, बार बार आ रहा है। हरी जो है एक इंडिविजुअल है, क्वेश्चन कहता है, और उनका बिजनेस है परचेज सेल ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज लाइक पैडी, व्हीट एटसेट्रा। उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया और इंडियन बैंक से भी लोन लिया, हालांकि उन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, प्रीवियस ईयर 18-19 में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं पे करा 15 लाख का, और इंडियन बैंक का 19-20 प्रीवियस ईयर का जो करंट प्रीवियस ईयर है उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा 30 लाख का, तो टोटल 45 लाख का इंटरेस्ट नहीं पे करा। क्या आपको पता है कि जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है? जी हाँ पता है। इसका सेक्शन मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम तो इसका भी सेक्शन कर लो, सेक्शन 43B, 43
बी, सेक्शन आते रहेंगे, याद करते रहो। तो जो आंध्र प्रदेश का कॉर्पोरेशन है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन बैंक है, उन्होंने कहा भाई ये पैसे तो नहीं दे पा रहा, तो पैसे तो निकालने पड़ेंगे। तो इसकी फैसिलिटी को, इसके लोन को हम रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, और जो इंटरेस्ट पेबल है, यानी ओरिजिनल लोन को तो है ही, वो तो देना ही है पैसा, पर जो इंटरेस्ट देना है उसको भी एक नए लोन में कन्वर्ट कर देते हैं और बोलते हैं भैया ये इंटरेस्ट भी जो है ना लोन की फॉर्म में ले लो और 60 इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो क्या होता है यहाँ पर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 को जो एंड हो रहा है, वो जो है हरी जो है 5 इंस्टॉलमेंट तो आंध्र बैंक की दे देता है, आंध्र प्रदेश वो जो कॉर्पोरेशन है, और 3 इंस्टॉलमेंट जो है इंडियन बैंक की दे देता है। हरी कहता है भाई देखो 45 लाख रुपीस का इंटरेस्ट था, इसको नए लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लोन तो मैंने पे कर दिया, तो ये इंटरेस्ट तो मैंने पे कर दिया, तो ये जो है मैं 100% पीएनएल में डेबिट करना चाहता हूं। बट नहीं, आपने एक्चुअली में इंटरेस्ट पे नहीं करा, आपने एक्चुअली में इंटरेस्ट को एक नए लोन में कन्वर्ट कर दिया, और उस नए लोन को सिर्फ आपने 5 इंस्टॉलमेंट पे करी है, 60 में से 5 इंस्टॉलमेंट आंध्र वाले की और 3 इंस्टॉलमेंट इंडियन बैंक वाले की, यानी कि जितना पे करा उतना ही अलाउ करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसके प्रोविजन लिख सकते हैं 43B में कि जो एक्चुअली आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक पेमेंट करते हैं उतना ही अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर जो है इन्होंने कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन को हम पेमेंट नहीं मानते हैं, वो आप बात लिख कर आएंगे और फिर बताएंगे कि देखिए अगर 15 लाख का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है जिसको एक नए लोन में कन्वर्ट किया जो 60 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी, तो हर इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपये की पेमेंट होगी। अगर 5 इंस्टॉलमेंट इसकी पे कर दी तो माना जाएगा इतना इंटरेस्ट इन्होंने पे कर दिया है, तो इतना एक्सपेंस ये डेबिट कर सकते हैं। सिमिलरली इंडियन बैंक का जो टोटल इंटरेस्ट है उसको एक नए लोन में कन्वर्ट किया 60 इंस्टॉलमेंट के लिए, एक इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये की आती है, 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो 1.5 लाख रुपये पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी गई है दोस्तों, यही है, बस यही है और कुछ नहीं है। सेक्शन 43CA अभी नहीं कराया, अदर सोर्सेज होने के बाद पता लगेगा आपको, मतलब अदर सोर्सेज के साथ ये भी होएगा, कैपिटल गेन भी आएगा, अदर सोर्सेज आएगा, तीनों को इंटरलिंक कर ये प्रोविजन बना है जो अदर सोर्सेज के चैप्टर में आपका कवर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वाले चैप्टर में ही कवर हो जाएगा। तो उसके बाद ये एग्जाम्पल आप कर पाएंगे। जैसे आपको याद होगा स्लम सेल में कुछ बातें आई थी, कुछ बातें आपका कैपिटल गेन डेप्रिशिएबल एसेट पर कैसे निकलता है वो पीजीबी में सीखा हमने, तो वैसे इसकी कोई बात जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम सीखेंगे। इलस्ट्रेशन 18 कहती है विनोद इज अ पर्सन, हाँ जी पर्सन तो है हमें पता है, कैरिंग ऑन प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है प्रोफेशन से नीचे दे रखी है 16-17 की 1,15,000, 17-18 की 1,80,000, 18-19 की 2,10,000। अगर ये फिल्म आर्टिस्ट है तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है, और अगर तीनों साल का अगर इसका जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तीनों साल का, इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तब जाकर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने होंगे जो कि प्रिस्क्राइब करें, जो कि प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। अब यहां पर इसका जो है कैरी तो कर रहा है, ये फिल्म आर्टिस्ट का जो नोटिफाइड प्रोफेशन है कैरी तो कर रहा है, पर इसकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है 16-17 में, एक पिछले 3 में से एक भी साल जो है 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 44AA एप्लीकेबल नहीं होगी, जो कंपलसरी बात करता है। सिर्फ उसको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जिससे कि असेसिंग ऑफिसर को उसकी टोटल इनकम निकालने में मदद मिले, वो वाले अकाउंट्स उसको बनाने चाहिए। पर जो प्रिस्क्राइब करे हुए हैं कैश लेजर पता नहीं क्या क्या जर्नल एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशन थी कि 1.5 लाख रुपए आपकी तीनों पिछले सालों में होनी चाहिए अगर आप कोई नोटिफाइड प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 18 थी ये। और अब जो है हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19 की। इलस्ट्रेशन नंबर 19 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 20 तक आज आपको कराने वाला हूं और इलस्ट्रेशन 19 पर हम आ चुके हैं। मिस्टर प्रवीण engaged in retail trade reports a turnover of 1,98,50,000 for the financial year 1920. His income from the said business as per the books of accounts is 13,20,000 computed as per the provisions of chapter 6D Profits and Gains of Business Profession of the Income Tax Act 1961. Retail trade is the only source of income for Mr. Praveen और assessment year 1920 में was the first year for which he declared his business income in accordance with the provisions of presumptive taxation under section 44AD. Is Mr. Praveen also eligible to opt for presumptive determination? क्या Mr. Praveen also eligible हैं to opt for
प्रिजम्पटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनका जो टर्नओवर है वो तो 200 लाख से एक्सीड नहीं करता है, यानी 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, तो ये जरूर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। क्वेश्चन 2 पूछा है, इफ सो डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम द रिटेल ट्रेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD, ऐसे ही कुछ लिखा है। एज्यूमिंग दैट कि सारा टर्नओवर जो है कैश में रिसीव हुआ है, तो अगर कैश में रिसीव हुआ है तो क्या करेंगे आप? भाई देखो, अगर आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिलता है तो 6% आप मान सकते हैं। उसके अलावा पैसा मिलता है तो आपको 8% मानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है कि आपको जो है कैश में पैसा ना मिले। पढ़ाते वक्त हो सकता है मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कि कैश रिसीव यानी बैंक में पैसा मिल गया, उसी की बात कर रहे हैं, बट नहीं सर। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिला है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से मिला है, तब जो है आप 6% मानेंगे, तब जो है आप 6% मानेंगे। अदरवाइज आपको 8% इनकम माननी पड़ेगी। ठीक है ना सर? हाँ, पेटीएम वगैरह, फोन पे वगैरह सब इसमें आ जाती है, 6% वाली कैटेगरी में आ जाती है, तो वही नीचे लिखा है। पॉइंट नंबर 3 कहते हैं, इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर द इनकम ऑफ द इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मत कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 1920 ईयर में नहीं करोगे तो उसके आने वाले जो साल हैं, यानी 1920 के बाद असेसमेंट ईयर कौन सा हो रहा है उसका? 2021। तो उसके बाद के जो साल है 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, तो 5 साल हो गए। 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल हो गए। वो 5 साल जो है आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि करंट असेसमेंट ईयर में आपने नहीं लिया। जो आप भी 1920 की बात करें तो 2021 असेसमेंट ईयर हो गया ना, अगर उसमें आपने नहीं लिया बेनिफिट, आप ले सकते थे, तो अगले 5 साल आप नहीं ले पाएंगे, लगातार अगले 5 साल नहीं ले पाएंगे। और आखिरी बात बोलता है कि ड्यू डेट क्या है भैया रिटर्न फाइलिंग की, तो अगर आपको ऑडिट नहीं करवाना है उस केस में आपकी 31 जुलाई है, और अगर आपको ऑडिट करवाना है तो फिर 30 सितंबर है। यानी कि अगर आप बोलते हैं मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो नहीं करूंगा, तो आपको क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, ऑडिट करवाना है, और ऑडिट करवाना है तो 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR हो जाएगी, और ऑडिट नहीं कराना है तो 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR हो जाएगी। यहां तक हमने कर लिया है। और लास्ट क्वेश्चन आज का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसके बाद जो है आपकी क्लास कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका PGP के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे। इलस्ट्रेशन 20 कहती है कि मिस्टर एक्स ने कमेंस करा है बिजनेस का ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल, और ये स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 19 को अपना बिजनेस 1920 ईयर में। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स, जो डेट दे रखी है उस दिन को इन्होंने परचेज करा है, यानी सारे एसेट इनके पास पहले से नहीं थे। ये ग्रॉस व्हीकल वेट आ रहा है किलोग्राम में, तो टन में आप देख सकते हैं 60 टन, 6.5 टन, 10 टन, 11 टन, 15 टन, 15 टन, ये इन्होंने इतने टन का व्हीकल लिया है। व्हीकल का वेट आ रहा है, कितने नंबर ऑफ व्हीकल लिए वो आए हैं, किस दिन लिए वो भी आ रहा है। ये तो खैर इन्होंने अप्रैल 19 में ले लिया, ये मार्च 20 में लिया, 1920 में कब कब लिया दे रखा है। अगर टोटल किया जाए तो 2 और 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, और 1 10, तो भैया 10 से ज़्यादा तो नहीं है इनके पास, मोर देन 10 व्हीकल्स तो नहीं है। बेनिफिट ले सकते हैं 1000 रुपये पर टन के हिसाब से ले सकते हैं, पर मंथ, पर व्हीकल, हैवी गुड के केस में। और अगर इनका नॉर्मल व्हीकल है, वैसे तो यहाँ पे सारा का सारा जो है हैवी गुड नहीं है, जो 12 टन से ज़्यादा का होता है वो हैवी गुड होता है, राइट, और 12 टन से कम वाला जो है वो लाइट वेट होता है। उसमें जो है लाइट वेट में 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जो है पर व्हीकल, जब भी आपने ओन करा तब से जो है आपका प्रिजम्पटिव इनकम काउंट होता है, जब आपकी ओनरशिप में आया। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये जो है सिर्फ एंड के जो 2 एसेट आ रहे हैं ये हैवी गुड है, जहाँ टन के हिसाब से होगा, बाकी जगह तो टन के हिसाब से होगा नहीं। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल है, आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जैसे भी आपको लगता है एल्गोरिथम। और यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, देखिएगा, एक एक व्हीकल का आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 7,000 जो हैं, 7,000 जो है जो भी किलो है, बट ये हैवी गुड तो है नहीं, तो 2 नंबर ऑफ व्हीकल हैं और आप अप्रैल में ले आते हैं, तो यानी कि 7,500 रुपये 2 व्हीकल के हर महीने के हिसाब से 12 महीने का कितना होगा देख लीजिए आप। ये तो करना है, और क्या करना है आपको, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर आप देख सकते हैं। आप चाहें तो वन नोट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखिएगा, एक एक कर देखते हैं। पहले का हमने देख लिया
कि हैवी गुड नहीं है तो 7,500 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2 व्हीकल 12 महीने के लिए ये इनका निकल कर आएगा अमाउंट। आप अपने कैलकुलेटर पर अमाउंट लिख सकते हैं। दूसरा जो है 6,500 किलो का है, यानी हैवी गुड तो नहीं है, और एक ही नंबर ऑफ व्हीकल है। ये मार्च 20 में लाते हैं, यानी करीब एक ही महीने के लिए लाते हैं। वैसे तो आधा महीना है, पर उसे भी हम एक महीना काउंट करेंगे। पार्ट ऑफ द मंथ विल बी काउंटेड एज 1 मंथ। एक ही महीने के लिए ना सर, एक ही व्हीकल है, तो 7,500 रुपये यहाँ आएगा। 7,500 का डबल 15,000, 15,000 को 10 से करोगे 1,50,000, 1,50,000, और 2 से और मल्टीप्लाई करोगे 15,000 को 30,000, तो 1,80,000 आएगा। यह है वैदिक मैथमेटिक्स। ये 10,000 का आपका व्हीकल का वेट आता है। 3 व्हीकल हैं, हैवी गुड ये भी नहीं है। जुलाई में लाते हो तो अप्रैल मई जून हटा दो, बाकी 9 महीने के लिए इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। 7,500, 3 व्हीकल हैं, 9 महीने के हिसाब से देख लो कितना आएगा। बताओ कितना आएगा। उसके बाद जो है 11,000 में एक ही व्हीकल आता है, ये जनवरी में आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 7 21,000, और 500 को 3 से करोगे तो 1,500। ब्रेक कर लिया ना इसको, 7,500 में ब्रेक कर लिया, खुद ही कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। 22,500 ये जो है ये हैवी गुड है। और हैवी गुड में क्या होता है, आपको जो है टन के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, टन के हिसाब से इनकम माननी पड़ेगी। 15,000 2 व्हीकल का वेट है, तो इसमें आप करीब करीब आप कहेंगे कि 15,000 है तो 15 टन हो गया। हर टन का 1,000 रुपये होता है, 2 व्हीकल हैं। और अगस्त से आपको देखना है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, करीब 8 महीने बनते हैं। यानी अप्रैल मई जून जुलाई छोड़ दो और बाकी के 8 महीने काउंट कर लो। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है 15 टन है, 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से। एक व्हीकल है, और कितने महीनों के लिए है, फरवरी और मार्च के लिए। फरवरी में आया तो फरवरी और मार्च, पार्ट ऑफ द मंथ को पूरा महीना ही काउंट करते हैं। तो ये आपका जो है इनकम निकल कर आ जाएगी। कैलकुलेटर में अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ कैलकुलेटर हियर, यहाँ पे कर लेता हूँ। आप भी अपने कैलकुलेटर पे ट्राई कर लीजिए। पहला 1,80,000 आ गया, दूसरा 7,500 आ गया, तीसरा जो है 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया 2,02,500। इसे मल्टीप्लाई कर देख लेता हूँ फटाफट से। वैसे तो ये 15,000 आएगा, 15,000 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 2,40,000 आएगा। और उसके बाद जो है 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो करीब करीब आपका 30,000 आएगा। सबको ऐड कर लेते हैं, 6,82,500। यानी एक एक पर्टिकुलर व्हीकल का हमने इनकम निकाल लिया जिस टाइम उस बंदे ने उसको ओन किया, वहां से लेकर, प्रोवाइडेड उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल पूरे साल में नहीं थे। इन्होंने भी अपने तरीके से करा है और ये 6,82,500 आ गया है। यहाँ पर आपको ये कर दिखा दिया है। बस यही है सर, हाँ जी यही है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। ये जो इनकम है ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम के बाद ही हो पाएगा, क्वेश्चन नंबर 21। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम के साथ वो वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में आपका ये हो जाएगा चैप्टर, उसकी नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर इनकम भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आने वाली 2 क्लासेस में पीजीबीबी प्लस एग्रीकल्चर इनकम कंप्लीट है, और उसके बाद आने वाली 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट है, और आने वाली 3 से 4 क्लासेस में यानी अगली 10 क्लासेस में लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट है। सैलरी को छोड़ दो सर, सैलरी को छोड़ दो, सैलरी 5 नंबर का आता है, उसे मैं सबसे एंड में करवाता हूँ। अगर आपने वो नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर जो है करीब करीब आपके ऑलमोस्ट 90-95% नंबर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है सैलरी का 5 नंबर का, उसे छोड़ा जा सकता है, फिर भी हम करेंगे पूरी डिस्कशन, पर उसके अलावा हम सारी चीज़ें कर लेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच। इसे रिवाइज करिएगा, दोबारा से ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।